हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 के लिए तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि एमटीएस हवलदार का पेपर 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस टाइम हमारा टारगेट केवल एक ही बना है, वो है 4 फरवरी। तो आज की इस क्लास में जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ का एक ऐसा प्रश्न पत्र को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। जैसे हर साल एमटीएस हवलदार के पेपर में जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ के सवाल पूछे जाते हैं, तो हुबहू वैसे ही प्रश्न पत्र आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। 57 क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 57 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो लगातार क्लासें एक सुबह 8:30 बजे हो रही है और एक रात 7:30 बजे हो रही है। तो टारगेट हमारा केवल एक ही बना है कि इस बार हमें जीके और इंग्लिश में अधिक स्कोर करना है, क्योंकि एमटीएस हवलदार के पेपर में मेन 2 ही सब्जेक्ट है, एक आपका जीके है और एक इंग्लिश है। इसी से हमारा रिजल्ट बनता है और फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम भी इसी से आता है। यदि हम स्कोर अधिक करेंगे जीके इंग्लिश में तभी हमारा रिजल्ट बनता है। वैसे मैथ रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें तो केवल क्वालिफाइंग करना होता है। 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यदि हम लोग SC ST से रहते तो केवल हमें 8 क्वेश्चन सही करने होते हैं। यदि हम लोग ओबीसी से हैं तो हमें केवल 10 क्वेश्चन सही करने होते हैं। यदि हम लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमें केवल 12 क्वेश्चन सही करने होते हैं और इसमें माइनस मार्किंग नहीं होते हैं। यदि आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप 40 क्वेश्चन में से लगभग 35 से 36 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो आज का ये सारा जो क्वेश्चन होगा बिल्कुल सेम आपके पैटर्न पे होंगे, जैसे एमटीएस हवलदार के पेपर में हर साल देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर करिएगा कि आज के इस प्रश्न पत्र से आप सभी का कितना स्कोर रहा। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारत में वह विधायी शाखा कौन सी है जो कानून बनाने का कार्य करती है? भारत में वह विधायी शाखा कौन सी है जो कानून बनाने का कार्य करती है? तो संसद है। तो पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। जयपुर घराने की भारतीय शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर को किस वर्ष में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? बताइए, जयपुर घराने की भारतीय शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर को किस वर्ष में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इनको वर्ष 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो जयपुर घराने की भारतीय शास्त्रीय गायिका थी किशोरी अमोनकर को। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। 1564 में गढ़ा कटंगा की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई थी? बताइए, 1564 में गढ़ा कटंगा की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हुई थी? तो रानी दुर्गावती की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? सती प्रथा को समाप्त करने के लिए अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सती प्रथा को समाप्त करने के लिए अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? वर्ष 1829 में अधिनियम पारित किया गया था सती प्रथा को समाप्त करने के लिए। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष में किया था? तो साथियों, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष में किया था? बताइए, तो 1919 में सत्याग्रह किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से उधार नहीं लिया गया है? बताइए, भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से उधार नहीं लिया गया है? जैसे मौलिक अधिकार, ये तो भाई USA देश के संविधान से लिया गया है, यानी यही पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यही मौलिक अधिकार जो है कि ब्रिटेन के संविधान से उधार नहीं लिया गया है, ये USA से लिया गया है मौलिक अधिकार को। जैसे विधायी प्रक्रिया, ये ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है। द्विसदन जो होता है ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जो कानून का शासन है ये भी ब्रिटेन के संविधान से उधार लिया गया है। तो पहला ऑप्शन इस साल का राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार, जो कि USA के संविधान से अपनाया गया है। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्यूर पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्यूर पुस्तक के लेखक कौन है? तो चरण सिंह है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को। सबसे पुराना रॉक कट आर्किटेक्चर किस राज्य में पाया जाता है? जो सबसे पुराना रॉक कट आर्किटेक्चर है किस राज्य में पाया जाता है? तो ये बिहार राज्य में पाया जाता है।
सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले जो एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 का मेन सब्जेक्ट है, एक जीके जीएस करंट अफेयर है और एक इंग्लिश है, यानी पेपर में छपने वाला ये पूरा प्रश्न आ चुका है। यदि आप ये पूरे 1000 क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो समझिए एमटीएस हवलदार का लगभग आपका बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगा। इसमें आपको पूरे 20 टेस्ट जीके जीएस करंट अफेयर का मिलेगा और इंग्लिश के पूरे 20 टेस्ट मिलेंगे और ये टेस्ट मात्र आपके लिए 50 रुपीज का हमने कर दिया है। तो इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और आपको अपने पेपर में बैठने से पहले एक बार इस टेस्ट को जरूर लगाना है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंट आएगा, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने का रुचि बढ़ेगा। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे उसे आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। ये आपका टेस्ट की खासियत बात होने वाली है। तो ये एक बार टेस्ट आप जरूर पढ़िए, मात्र 50 रुपीज का है। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और ये अपने पास मंगा लेना है। टीम से आप कांटेक्ट करेंगे इस नंबर पे, टीम जैसे कहेगी वैसे आप कर लेंगे तो आपको ये टेस्ट तुरंत मिल जाएगा। समय भी नहीं ले रहे हैं क्योंकि टीम को हम बिल्कुल अच्छे से हिदायत दे दिए हैं कि तुरंत उनको टेस्ट प्रोवाइड करिए, समय बिल्कुल भी नहीं लीजिए, समय बहुत कम है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ भेदभाव से संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ भेदभाव से संबंधित है? बताइए। तो अनुच्छेद 15 है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से भारत कलिंग सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो साथियों भारत कलिंग सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो ये मुंबई शहर में आयोजित किए गए थे भारत कलिंग सम्मेलन 2025। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो साथियों भारत के संविधान कौन थे जब मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो उस समय इंदिरा गांधी थी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद करता है, यानी कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद करता है? तो विटामिन सी है, जो कि ये शरीर में संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद करता है। सी ऑप्शन विटामिन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो साथियों मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो साथियों दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को क्या बनाना था? तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक चला था। यदि हम पहले पंचवर्षीय योजना की बात करते तो ये कृषि पर आधारित था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था, जो कि 1951 में स्टार्ट हुआ था, 56 में समाप्त हो गया था। यदि हम दूसरे पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1956 में स्टार्ट हुआ था, 61 में समाप्त हो गया था। तो साथियों सवाल पूछ रहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य भारत को क्या बनाना था? बताइए। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाना था, तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 को। जनगणना 2011 के अनुसार केरल के बाद किस राज्य की साक्षरता दर अधिकतम है? जनगणना 2011 के अनुसार केरल तो साक्षरता दर के मामले में सबसे पहले नंबर पे है, लेकिन केरल के बाद बताना है किस राज्य की साक्षरता दर अधिकतम पर है? तो मिजोरम राज्य की है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 को। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात दूसरा सबसे अधिक है? तो साथियों भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात दूसरा सबसे अधिक पर है? तो तमिलनाडु राज्य का है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। भारत में दहेज अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में दहेज अधिनियम कब पारित किया गया था, यानी किस वर्ष में? तो 1961 में भारत में दहेज अधिनियम पारित किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 को। कुश्ती मैट की मोटाई
कितने सेंटीमीटर से लेकर कितने सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए? बताइए, कुश्ती मैट की मोटाई कितने सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए? तो 5 से लेकर 7 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए जो कुश्ती मैट की मोटाई होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। व्हाइट मैन कप किस खेल से संबंधित है? व्हाइट मैन कप किस खेल में आता है? तो ये टेनिस खेल से संबंधित है व्हाइट मैन कप। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन थे? पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन थे? ध्यान रखिएगा, नर्तकी नटराज थे। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 23। विश्व का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन देश है। ओके, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है? तो साथियों, इनमें से कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है? जैसे रावत भाटा है, नरौरा है, कलपक्कम है, लेकिन जो रामगुंडम है ये एक प्रकार का परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए, तो साथियों लास्ट में अपना स्कोर भी करिएगा। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किए हैं तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास आपकी पूरी एग्जाम तक चलने वाली है बहुत अच्छी तरीके से। जब तक आपका पेपर नहीं समाप्त हो जाएगा तब तक पूरा क्लास चलेगा। ओके, तो इसलिए हम कह रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जब क्लास अपलोड होगी तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी। ठीक है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो इन नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? बताइए वो कौन सी नदी है? जैसे गोदावरी नदी ये पश्चिमी घाट से निकलती है, कावेरी नदी भी है, कबाम नदी है, लेकिन जो ताप्ती नदी है ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26। बाली यात्रा किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है? बाली यात्रा किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है? तो ये उड़ीसा राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है बाली यात्रा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27। मैं माता किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? बताइए, मैं माता किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये त्रिपुरा राज्य का है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। एक खर्ची पूजा भी होता है, त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। ओके, अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। रानी मचैया को लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? रानी मचैया को लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए किस वर्ष में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2023 में सम्मानित किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? बताइए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को। कदम बांध कदम नदी और किस नदी के संगम पर बना है? तो साथियों, जो कदम बांध है ये कदम नदी और किस नदी के संगम पर बना है? तो ये कदम नदी बना है, एक आपका गोदावरी नदी के संगम पर बना है कदम बांध। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलती है? तो साथियों, किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलती है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 32। कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? इनमें से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? तो पुलिकट झील है। ओके, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो साथियों, यहां से इंग्लिश के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इंग्लिश के सारे क्वेश्चन ध्यान से देखते रहिए, अच्छी तरीके से देखिएगा। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। रोजर अप्लाइड द इन एडवांस्ड एज ही एंटिसिपेटेड एन एक्सीडेंट। मतलब कि रोजर ने किसी दुर्घटना का अनुमान लगाते हुए पहले से ही क्या लगा दिया? ब्रेक तो लगाएगा नहीं भाई, ब्रोक लगाएगा नहीं, ब्रेक लगा सकता है भाई। यदि आप कार चला रहे हैं यानी आप 4 पहिया चला रहे हैं, आपको ऐसा महसूस हो कि दुर्घटना होने वाला है, तो आप तुरंत क्या दबाएंगे? ब्रेक ही तो दबाएंगे। तो ब्रेक का स्पेलिंग क्या होता है? BRAKE होता है, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन हो जाएगा।
यानी रोजर ने किसी दुर्घटना का अनुमान या अनुसरण करते हुए पहले से ही ब्रेक लगा दिया। तो इस सवाल का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इन बोल्ड इन द गिवन सेंटेंस। द फ्यूचर लुक्स ब्लिक फॉर द फिशिंग इंडस्ट्री। तो आप सभी को केवल ब्लिक का सिनोनिम्स बताना है। जैसे हम सेंटेंस की बात करेंगे, क्या दिया है, द फ्यूचर लुक्स ब्लिक फॉर द फिशिंग इंडस्ट्री, यानी जो मछली पकड़ते हैं ना, उनके उद्योग का जो भविष्य अंधकार में दिख रहा है। मछली पकड़ने के उद्योग का भविष्य क्या हो रहा है, अंधकार में दिख रहा है। अब ब्लिक का मतलब क्या होता है भाई, ब्लिक का मतलब होता है बेरंग। ब्लिक का मतलब होता है बेरंग, तो इसका समानार्थी शब्द बताइए। जैसे फियरलेस का मतलब क्या होता है भाई, निडर होता है, निडर होता है। और डिप्रेसिंग का मतलब क्या होता है भाई, निराशाजनक, यानी बेरंग यानी निराशाजनक आपको मिल जाएगा, निराशाजनक हो जाएगा। यानी ब्लिक का जो सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची होगा वो डिप्रेसिंग हो जाएगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, कोई जो प्रोडक्ट होता है वो महंगा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ही इज वेरी एक्सपेंसिव। एम्पल का मतलब क्या होता है, पर्याप्त होता है। एम्पल का मतलब क्या होता है, पर्याप्त होता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल का राइट आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 35। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बल्गिंग का विलोम शब्द बताइए। एंटोनिम मतलब क्या होता है, विलोम शब्द होता है। तो बल्गिंग का बताइए क्या होता है, बल्गिंग का मतलब होता है उभार होता है, ठीक है, उधार नहीं उभार होता है, ठीक है। उसी प्रकार आपका हैंगिंग का मतलब क्या होता है भाई, लटकाना होता है। हैंगिंग का मतलब किसी चीज को लटका देते हैं। वीपिंग का मतलब क्या होता है, वीपिंग मतलब जो पानी रीसता है, रीसना, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, ठीक है। और स्वेलिंग का मतलब क्या होता है, जो सूजन हमारे शरीर में आ जाता है, स्वेलिंग होने लगता है। यानी भाई बल्गिंग का एंटोनिम क्या बनेगा, तो कॉन्ट्रैक्टिंग होगा, ठीक है। उभार का मतलब क्या हो जाएगा, सिकुड़ हो जाएगा भाई, यानी उल्टा हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ब्लेंड का बताइए पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ब्लेंड का। ब्लेंड का मतलब होता है भाई मिलाना, मिलाना होता है, या आप इसे और भी कह सकते, विलय, विलय भी कह सकते हैं। तो इसका समानार्थी शब्द बताइए। डिवाइड नहीं होगा, मिक्स हो जाएगा भाई। मिक्स मतलब किसी चीज को मिलाते हैं। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। डिस्पर्स तो होगा नहीं भाई, बॉयल तो होगा नहीं, क्या होगा, मिक्स होगा। तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक्स। माई कार ऑन द वे टू कॉलेज स्टडी। बताइए कल कॉलेज जाते समय मेरी कार क्या हो गई, क्या हो गई बताइए। इसमें क्या ब्रोक इन हो गई या ब्रोकअप हो गई। ब्रोकिन का मतलब क्या होता है भाई, अंदर घुस गया यानी तोड़ा गया। या ब्रोकअप, ब्रोकअप मतलब क्या हो गया, बिखर गया, बिखर गया होता है भाई ब्रोकअप का मतलब। उसी प्रकार ब्रोक डाउन का मतलब क्या होता है बताइए। तो यानी मेरा कार जो है ना वो कल कॉलेज जाते समय खराब हो गई, यानी ब्रोक डाउन हो गई। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, और ब्रोक आउट का मतलब क्या होगा, फैल गया, शुरू हो गया, जो भी आप कह लें। तो सी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या बनेगा। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट। यानी हैबियर को आपको करेक्ट करना है। जैसे सेंटेंस पढ़िए, दिस अलमीरा इज मेड अप ऑफ हैबियर मेटल। बताइए क्या होगा भाई, हैबियर की जगह बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि गलत दिया हैबियर, आपको सही करना है। बताइए जैसे अलमारी किसी अन्य अलमारी की तुलना में नहीं है, बल्कि यह केवल एक तुलनात्मक भाई दिख रही है। यानी दिस अलमीरा इज मेड ऑफ हैवियर मेटल, यानी जो अलमीरा है ना ये काफी हैवी धातु से बना हुआ है। तो इसमें क्या होगा, हैवीएस्ट तो होगा नहीं भाई, सबसे भारी। हैवीएस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे भारी कह लेंगे हम लोग, हैवी हो जाएगा भाई। हमारे हिसाब से हैवियर की जगह हैवी होना चाहिए, क्योंकि दिस अलमीरा इज मेड अप ऑफ हैवी मेटल, क्योंकि भाई अलमारी किसी अन्य अलमारी की तुलना में नहीं है भाई, बल्कि यह तो केवल एक तुलनात्मक ग्रुप को दर्शा रही है। इसलिए हैवियर की जगह भाई हैवी होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट हैवीएस्ट का मतलब क्या होता है भाई, मोस्ट हैवीएस्ट का मतलब
क्या होगा, सबसे भारी, ये भी होगा, तो ये आपका परफेक्ट नहीं है। मोस्ट हैवियर का मतलब कि अधिक भारी, ठीक है, अधिक भारी। तो इस सवाल का दोस्त मेरे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए। इंथुसियास्टिक मतलब क्या होता है, उत्साह होता है ना, उत्साह होता है इंथुसियास्टिक। ग्रेसियस का मतलब क्या होता है, विनम्र होता है, विनम्र होता है। उसके बाद रिलायबल का मतलब क्या होता है, जो विश्वसनीय होता है। रिलायबल का मतलब होता है मेरे दोस्त जो विश्वसनीय होता है, ठीक है। स्पेक्टिकुलर का मतलब, लेकिन इस स्पेलिंग चेक करिए भाई, SPCTA होता है, स्पेक्टा CULAR होता है, LOR होता है। यहाँ पे देखिए SPCTA CULO दे रहा है, यहाँ पे क्या होता है, ए होता है, यानी स्पेक्टाक्यूलर। तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। स्पेक्टाकुलर का मतलब क्या होता है, शानदार होता है। क्या होता है दोस्त मेरे, शानदार होता है, ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या बनेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट वर्ड करेज एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आई एम नॉट करेज इनफ टू टेक दिस रिस्क। बताइए क्या होगा, करेजेसियस होगा या इनकरेज होगा या डिसकरेजिंग होगा या डिसकरेज होगा, बताइए। सवाल को पढ़िए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट वर्ड। तो करेज की जगह क्या हो सकता है, करेज एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आई एम नॉट करेज इनफ टू टेक दिस रिस्क। दिएगा विकल्पों में से सबसे उपयुक्त शब्द चुनिए जो साहस शब्द का स्थान ले सके। यानी करेज मतलब क्या होता है, साहस, तो इसी शब्द का स्थान ले सके। मैं यह जोखिम उठाने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं हूं, सेंटेंस बोला है। आई एम नॉट करेज इनफ टू टेक दिस रिस्क, यानी मैं भाई यह तो जोखिम उठा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इतना साहस नहीं है। जैसे करेजियस का मतलब क्या होता है भाई, साहसी होता है, यानी पहला ही ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा भाई। इनकरेज का मतलब क्या होता है, निराशा। इनकरेज का मतलब होता है कि प्रोत्साहित होता है ना, क्या होता है, प्रोत्साहित होता है, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं बनेगा। डिस्करेजिंग का मतलब क्या होता है, निराशा होता है। डिस्करेजिंग का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे, निराशा होता है। डिस्करेज का मतलब क्या होता है भाई, इसके भी माने निराशा ही होता है, यानी इनकरेजियस हो जाएगा आपका राइट आंसर। पहला ऑप्शन करेजियस बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या बनेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। नेवर एवर सीन अ मोर डिसगस्टिंग साइट। इससे ज्यादा घिनौना दृश्य मैंने कभी नहीं देखा, यानी नेवर हैव आई एवर, यानी पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेवर हैव आई एवर सीन अ मोर डिस्गस्टिंग साइट, तो इस सवाल का पहला ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, स्पेलिंग भाई गवर्नमेंट का जानते क्या होता है, GOUR, उसके बाद MET होता है। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जो पेटू होता है भाई, जो क्या होता है, पेटू। एलिजिबल का मतलब क्या होता है, योग्य है, कि आप एग्जाम के लिए योग्य हैं भाई, है ना, योग्य बोल देंगे। उसके बाद रिलेवेंट का मतलब क्या, जो प्रासंगिक होता है, कि आपके पेपर में इन्हीं रिलेवेंट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। और पॉइगनेंट का मतलब क्या होता है, जो मर्म स्पर्शी होता है, क्या, जो मर्म स्पर्शी होता है, ठीक है। तो इस सवाल का दोस्त मेरे पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट दे रखा है। गवर्नमेंट स्पेलिंग चेक करिएगा भाई, डबल आर नहीं होता, सिंगल आर होता है, ठीक है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या बनेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। गुड न्यूट्रिशन इज द बेडरॉक एट चाइल्ड सर्वाइवर हेल्थ एंड डेवलपमेंट। मतलब कि दोस्त बताइए, बेडरॉक यहाँ पे क्या दिया है भाई, बेडरॉक एट चाइल्ड सर्वाइवल, ये आपका भाई शायद अंडरलाइन किया गया है, तो इसी का मीनिंग बताइए। जैसे भाई सेंटेंस क्या दिया, गुड न्यूट्रिशन इज द बेडरॉक एट चाइल्ड सर्वाइवल हेल्थ एंड डेवलपमेंट, मतलब कि आधार, जैसे कि अच्छा पोषण बाल जीवन यानी बच्चे जीवन का आधार होता है, स्वास्थ्य और विकास।
तो दोस्त मेरे, यदि हम आप सभी से कहेंगे बेड रॉक एट चाइल्ड सर्वाइवल, तो आप कैसे कहेंगे? एट कहाँ से आएगा भाई? यहाँ क्या होगा? बेड रॉक ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल, क्योंकि भाई जो अच्छा पोषण होता है वो बाल जीवन का आधार होता है। यानी एट कैसे होगा? एट नहीं, का हो जाएगा, यानी ऑफ हो जाएगा। तो यही क्या है भाई? बेड रॉक एट नहीं होगा, बेड रॉक ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल होगा। तो कौन सा आपका रॉन्ग इसमें? यही वाला, यानी कौन सा ऑप्शन होगा इस साल का? डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर। आधार का अर्थ क्या होता है? किसी चीज की नींव या आधार, और इस संदर्भ में यह भी इंगित करता है कि अच्छा पोषण बच्चे के जो जीवित रहने और विकास का मूलभूत आधार भी होता है, आप जानते हैं, है ना दोस्त मेरे। तो यहाँ पे बेड रॉक एट नहीं होगा, बेड रॉक ऑफ होना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन इस साल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। तो साथियों यहाँ से मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग। यदि 25% और 15% की दो क्रमागत छूटें दी जाती हैं तो निवल छूट प्रतिशत कितना होगा? तो साथियों यदि कोई भी सवाल आपके पेपर में दे और उसमें 2% दे, तो सबसे पहला बेसिक आपको मेथड अप्लाई करना है। एक तो रेशियो वाला मेथड, जैसे दो क्रमागत छूटी दी जा रही है, यानी कोई सामान 100 रुपये आप खरीद रहे हैं, ठीक है, कोई सामान आप 100 रुपये खरीद रहे हैं, उससे पहले पे आपको 25% का छूट मिल जाएगा, यानी कितने का सामान हो जाएगा? 75 रुपये का हो जाएगा। दूसरा का छूट देखिए, कोई सामान आप 100 रुपये खरीद रहे हैं, आपको 15% की छूट मिल जा रहा है, यानी वो आप कितने का सामान हो जाएगा? 85 रुपये का हो जाएगा। अब इसे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई। देखिए यदि 5 से हम पहले काटेंगे तो 20 बार में, 85 को 5 बार में काटेंगे तो 17 बार में, 17 × 85 होता है। फिर यहाँ से यदि हम 25 से डायरेक्ट 100 को काटते हो 4 बार में और 75 को 3 बार में। अब देखिए सीधा सीधे मल्टीप्लाई आपको कर लेना है, 20 चौका 80 ये हो जाएगा, और ये 17 × 51 हो जाएगा। यानी कोई सामान आप 80 खरीद रहे हैं और आप उसे 51 में बेच रहे हैं, यानी आपको तो घाटा लगेगा। कितने घाटे लगेगा? 29 से लगेगा, 29 रुपया किससे लगेगा? जो आपने स्टार्टिंग में खरीदा 80 से, गुणा 100 निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा बताइए? यानी 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 29 दहा में 290 हो जाएगा, 29 दहा में 290 बटे में 8। ठीक है, अब देखिए 8 त्रिका 24, 29 में से 24 5, 8 सत्ते 8 छंग 48, यानी 36 समथिंग आपका आएगा भाई, यानी 36 आपका 25% आएगा। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो आप लोग ऐसे ही सवाल को सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 को। 70 और 90 का महत्तम समावर्तक यानी HCF ज्ञात करिए। बताइए क्या होगा 70 और 90 का HCF? कोई बताइए, 1 सेकंड का सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करने में आप समय नहीं लेंगे। जब साथी कोई सवाल में कोई भी नंबर दे देता है तो HCF हम कैसे निकालते हैं? हम ऑप्शन का मदद लेकर वो ऑप्शन उठाएंगे जो दोनों संख्या काटे। जैसे पहला ऑप्शन हम 5 को उठा रहे हैं, 5 तो भाई देखिए 70 को भी काट देगा पूरी तरह से और 90 को भी काट देगा, 14 पत्ते 70, 18 पच्चे 90। उसके बाद 7 को, दूसरा का ऑप्शन देखिए 7 केवल 70 को काटेगा लेकिन 90 को नहीं काटेगा, यानी इसमें तो 7 आंसर नहीं होगा। 2 देखिए, 2 भी काट देगा भाई, 2 भी तो 70 को पूरी तरीके से काट देगा, 90 को भी पूरी तरीके से काट देगा। ठीक है, एक 5 मिल गया, एक 2 मिल गया। अब 10 भी देखिए, 10 सत्ते 70 ये भी काट देगा, 10 9 90। अब इसमें से आंसर कौन होगा? 5 होगा, 2 होगा या 10 होगा? HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिसका ज्यादा फैक्टर बनेगा वही आंसर हो जाएगा। यानी इस सवाल का राइट आंसर 10 होगा, जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी, जिसका अधिक फैक्टर बनेगा वही आंसर होगा। हमेशा याद रखिए HCF में जो सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा वही आंसर होगा, यानी जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा वही आंसर होगा। 5, 2 और 10 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 10 है। तीनों काट रहा है पूरी तरीके से, लेकिन जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा वही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 को। 4 वर्षों के लिए 3% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार लेंगे, राशि 3000 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100 होता है। प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में 3000, रेट हमेशा परसेंटेज में रहता है जो कि 3 दिया है, टाइम 4 दिया है, बटे में 100 कर दीजिए। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 30 दिया 90, 90 चौका 36 यानी 360 हो जाएगा। यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भाई देखिए मेरा मैथ सॉल्व करने का अलग तरीका है, 90 चौका डायरेक्ट मैंने 360 किया, 4 9 36 आप कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर 36 दूनी 72 तिया कैसे हो जाता है? प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस इज द मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए 40 kg, 49 kg, 56 kg, 70 kg और
39 किलोग्राम वजन के सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन केजी में ज्ञात करिए। जानते हैं 2024 के पेपर में हर शिफ्ट में लगभग 2-2 सवाल पूछे गए थे औसत निकालना। तो एवरेज बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं को पहले हम जोड़ लेते हैं, यानी 40 प्लस 49 प्लस 56 प्लस 70 प्लस 39 बटे में 1 2 3 4 5 पाँच संख्या इससे भाग करा देंगे। देखिए 9 0 9 9 6 15 15 9 24 24 का 4 2, ठीक। उसका देखिए 7 3 10 10 5 15 15 4 19 19 4 23 2 25 254 बटे में 5 यानी 50 25। अब 4 है तो 5 का भाग डायरेक्ट 4 में जाएगा नहीं, तो हम 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट लगा देंगे, 40 हो 5 और 40 यानी 50.8 ही सवाल का राइट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन। यानी उन सदस्यों वाले परिवार का जो औसत वजन होगा 50.8 किलोग्राम का होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 को। 7 के प्रथम 6 गुणजों का औसत कितना होगा? 7 के पहले 6 गुणजों का, यानी 7 के 7 7 दूना 14 7 त्रिक 21 7 चौक 28 7 5 35 7 छंग 42, इसी का औसत पूछा भाई, तो बटे में 6 निकाल दिए। इसको जोड़िए कितना आ रहा है, तो इसको हमें जोड़ना पड़ेगा। 7 14 21 21 21 42 42 और 28 कितना होगा 70 70 35 105 105 42 147 147 बटे 6 भाग करा दीजिए। 6 दूनी 12 6 दूनी 12 2, उसके बाद 6 दूनी 12 यहाँ से 27 6 चौका 24 27 में 24 3 पॉइंट यानी 24.5 आएगा, यानी सॉल्व का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना दोस्त मेरे। सभी को समझ में आए? यदि किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, डाउट लेकर आप नहीं चलेंगे भाई। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 को। इस सॉल्व का राइट आंसर दीजिए। दूध और पानी का 21 लीटर मिश्रण है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 में है। इस मिश्रण में पानी की कितना मात्रा लीटर में है मिलाई जानी चाहिए कि जिससे कि परिणाम मिश्रण में 50% पानी हो? बताइए दोस्त, इस सॉल्व का राइट आंसर बताइए। पहले तो भाई कुल मिक्स कितना है, जो आपका टोटल मिक्स है कितने लीटर है भाई? 21 लीटर है दूध और पानी का। उसी प्रकार यानी मिल्क प्लस वाटर जो है 4:3 में है। मिल्क 4 है, वाटर आपका 3 है, यानी इनका टोटल कितना हो जाएगा, यानी इनका योग कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों यदि हम लोग केवल पहले मिल्क की मात्रा निकालें, पहले हम दूध की मात्रा निकाले तो दूध का कितना दिया है भाई 4, यानी 4 बटे टोटल कितना 7 इंटू 21 कर देंगे। कुल मिश्रण है भाई 21 लीटर दूध और पानी का, यानी 7 त्रिक 21 यानी 4 तेई 12, यानी दोस्त मेरे यहाँ से जो दूध की मात्रा कितना आ गया 12 लीटर आ गया, है ना 12 लीटर, क्योंकि हमने मिल्क पहले निकाला। मिल्क 4 अनुपात है 4, नीचे में जो टोटल आपका मिश्रण 7 हो जाएगा। कुल कितना है 21 है, यानी 4/7 इंटू 21 यानी 12 लीटर दूध आ जाएगा। ठीक है, इतना। अब यहाँ से वाटर का उसी प्रकार निकल लीजिए। वाटर का 3 दिया है, टोटल कितना भाई अनुपात में 7 है। टोटल मिश्रण कितना है दूध और पानी का, तो 21 है। 7 त्रिक 21 यानी 9 लीटर यहाँ से वाटर का आ जाएगा। अब समझ में आया, 12 लीटर तो मिल्क आ गया, 9 लीटर हमारा वाटर आ गया। ठीक, अब यहाँ से आप सभी को निकालना है कि इस मिश्रण में पानी की कितना मात्रा लीटर मिलाई जानी चाहिए कि जिससे कि परिणामी मिश्रण 50% हो। अब जानते हैं कि अब नए मिश्रण में 50% पानी है, इसका अर्थ है कि दूध और पानी मात्रा बराबर है भाई, है ना मेरे दोस्त। मान लीजिए कि मिलाना चाहिए कि यदि पानी की मात्रा x लीटर है तो दोस्त मेरे यानी W की मात्रा हम यदि वाटर की मात्रा और हम मिल्क की मात्रा बराबर कर दें तो वाटर कितना आया था भाई 12 हो जाएगा और मिल्क कितना हो जाएगा 9 + x हो जाएगा। क्योंकि भाई देखिए हमने क्या मान लिया भाई, मान लीजिए कि जो पानी कितना मिलाना चाहिए तो x लीटर, पानी की मात्रा x लीटर हमने मान लिया। ठीक है, x लीटर तो 12:9 + x हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 12 में से 9 घटा देंगे यानी 3 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सिंपल सवाल था, पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नए मिश्रण में भाई वाटर की मात्रा 9 + x लीटर है, कुल नया आपका 21 + x हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। ये कथन और निष्कर्ष का आंसर दीजिए।
सभी कद्दू मटन है, यानी जो सभी कद्दू, कद्दू को हम के से लिखेंगे, सभी कद्दू मटन है, मटन को हम एम से लिखेंगे। ठीक, सभी मटन मछलियां, यानी जो सभी मटन है ये ना, ये क्या है, फिश है, फिश को यप से यानी मछली को लिखेंगे। ठीक, अब देखिए कथन तो तैयार है भाई, अब यहां से निष्कर्ष हम निकालेंगे। क्या कुछ मछलियां मटन है, क्या कुछ फिश मटन है? बताइए दोस्त, आप बता सकते आप लोग? बिल्कुल सर जी, यानी कुछ मछलियां तो मटन है ना भाई। देखिए कुछ फिश जो है वो मटन है कि नहीं भाई? है, पूरी तरीके से है। यानी पहला निष्कर्ष ठीक अनुसरण कर रहा है। दूसरा का अनुसरण निष्कर्ष पढ़िए, सभी कद्दू क्या मछलियां, यानी सभी कद्दू क्या मछलियां हैं बे सर जी। देखिए बीच में एकदम कद्दू है, लेकिन सभी कद्दू मछलियां हैं भाई, यानी दूसरा भी अनुसरण कर रहा है हमारा निष्कर्ष। यानी देखिए निष्कर्ष पहला और दो दोनों अनुसरण करते हैं, यानी सवाल का 50 का पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्यों दोस्त? ओके, सभी को समझ में आया? चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या बनेगा? एक निश्चित कूट भाषा में लाइक को 1576 लिखा जाता है और लिंक को 6581 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ई को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्त मेरा जैसे LIKE, लाइक में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए 4 अलग कोड किया है, 1 5 7 अक्षर। उसी प्रकार लिंक है LINK, लिंक में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए 4 अलग कोड किया है, 6 5 8 1। तो पूछा किसका? ई का, तो हम कॉमन चेक करेंगे। देखिए लाइक में ई है लेकिन लिंक में ई तो है नहीं, इसका मतलब कि इसमें हमारा कॉमन मेथड अप्लाई नहीं होगा। तो दूसरा मेथड कौन सा लगेगा भाई? एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन हम किसको करते हैं? जो इनका कोड होगा। अब इन नंबरों को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। जैसे देखिए लाइक में 1 है और लिंक में 1 है तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। 5 लाइक में है और 5 लिंक में, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। 6 आपका लाइक में है, लिंक में भी 6 है तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। बच रहा है नंबर 1, लाइक में देखिए 7 बच रहा है, और हमने आपको बताया है कि जिसमें जो पूछा रहेगा जिसमें रहेगा उसी में आंसर होगा। यानी देखिए ई पूछा है तो ई किस में है? लाइक में है, तो लाइक में कौन सा नंबर बच रहा है? 7 नंबर, तो यही क्या हो जाएगा? ई का कोड 7 हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 को, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? BXL DVN FTP क्वेश्चन मार्क JPT। हल करिए भाई, सवाल का राइट आंसर क्या होगा? अक्षरों का श्रृंखला दिया, हमने आपको बताया है कि जब भी अक्षरों का श्रृंखला दे सबसे पहले आप सभी को पहले अक्षर का रिलेशन निकालना है, उसके बाद तुरंत ऑप्शन चेक करना है। देखिए पहले हम लोग सभी पहले अक्षर का कोड करेंगे, BDF क्वेश्चन मार्क है, उसको देखिए लास्ट में J भी दिया है, तो B होता 2, D होता 4, F होता 6, J होता 10। देखिए 2 से 4 प्लस 2 हुआ है, 4 से 6 प्लस 2 है, तो उसी प्रकार 6 में यदि हम 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा भाई। 8 में 2 को जोड़ेंगे 10, 8 पे कौन अक्षर आता है? यच आता है, यानी जो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर मिलेगा ना वो यच से मिलेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन? यच से शुरुआत है, एक पहला ऑप्शन है एक दूसरा ऑप्शन है, या तो यच डबल आर आ जाएगा या तो यच यस टी आ जाएगा। चलिए यदि हम लोग केवल दूसरे अक्षर को रिलेशन करते तो भी मिल जाएगा, या तो आर आ जाएगा भाई या तो यस आ जाएगा, दूसरे का अक्षर रिलेशन नहीं निकालने से। देख लीजिए यक्स भी टी, उसका क्वेश्चन मार्क है। देखिए यक्स भी टी, यक्स होता 24, भी होता 22, टी होता 20। 24 से 22 माइनस 2, 22 से 20 माइनस 2 किया है। उसी प्रकार 20 में से 2 माइनस करेंगे तो 18, 18 पे कौन आता है? आर होता है। उसी प्रकार 18 में से 2 माइनस करेंगे 16, 16 पे पी। देखिए इसमें पी दिया है दूसरा का अक्षर, देखिए यानी ये हमारा लॉजिक ठीक है, यानी क्या आंसर आएगा? यच आर आएगा, यानी पहला ऑप्शन, यानी यच आर आर इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 को हल करिए भाई, सवाल का राइट आंसर क्या आएगा? यदि निम्नलिखित समीकरण में गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और प्लस को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पे समीकरण दिया है, गुणा भाग को बदलना है, प्लस माइनस को बदलना है, उसके बाद इस समीकरण को आपको हल करना है। तो चलिए हल करिए। देखिए पहले हम लोग समीकरण को तैयार करते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग। 23 भाग है तो गुणा में बदल देंगे, 18 प्लस है तो माइनस बदल देंगे, 150 से गुणा है तो भाग में रख देंगे, 50 माइनस है
तो प्लस में रख देंगे 44। ठीक, समीकरण तैयार है, इसमें बॉर्डर में स्कीम लगा दीजिए। 18 गुणा 23 करना है भाई, 18 तिया 54, 54 के 4 5, 18 दूना 36, 5 41, यानी 414 इधर से माइनस 50 का भाग 150 में, यानी 3 बार में, प्लस 44। ये प्लस 44 है, ये प्लस 4 14 है, कितना हो जाएगा 458 हो जाएगा, है ना, माइनस 3। 458 में से माइनस 3 करेंगे तो 455 आ जाएगा। तो कितने लोग का सी ऑप्शन आया इस सॉल्व का राइट आंसर बताएंगे आप लोग, बताइए आप सभी दोस्त। 53 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54। इस सॉल्व का राइट आंसर दीजिए भाई। 7 व्यक्ति है, यस, ई, सी, टी, आई, ओ और एन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्रीकृत मुख करके बैठे। तो साथों ये सॉल्व ना एक ही बार में आपको हम समझा देंगे, बस आपको एक एग्जाम्पल हम पहले समझा दें। जैसे मान के चलिए आप पी हैं, ठीक, आप पी हैं और हम आप कहें कि आप इधर देख रहे हैं, ये केंद्र है, आप इधर देख रहे हैं, ठीक है, आप इधर देख रहे हैं, इस ओ की तरफ देख रहे हैं, और हम आपसे कहें कि आपका पी साइड किधर हो, यानी राइट साइड आपका किधर हो, यानी राइट मतलब क्या होता है दायां साइड। तो आप कहेंगे सर जी हमारा राइट साइड तो इधर होगा, और हम आपसे कह दें कि आप अभी भी ओ की तरफ देख रहे हैं लेकिन आपका लेफ्ट साइड यानी बायां साइड किधर होगा, तो आप कह देंगे सर हमारा इधर हो जाएगा। बस यही आपको खेल करना है, जिसको आप बैठाइएगा उसी का दायां बायां देखना और जैसे सवाल में बोलेगा वही अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए एक वृत्ताकार मेज पहले बना लेते हैं, ठीक, इसमें 7 लोग को बैठाना, तो 7 रेखा खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब देखिए एक लाइन पढ़ेंगे, एक लाइन कंप्लीट कर देंगे। ई जो है ना वो यन के बाएं से दूसरे स्थान बैठा है, यन के बाएं से दूसरे स्थान पे ई बैठा है। मान के चलिए हम यन को यहां से स्टार्ट करें, यन के बाएं से दूसरे स्थान पे किसको बैठा है, ई को। यन का बाएं अभी हमने क्या, आप इधर देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो ये आपका बाएं इधर हो जाएगा भाई यन के अनुसार। तो ई को दूसरा का स्थान बैठा ना, तो यहां बैठा देंगे भाई। ठीक, ये लाइन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा लाइन पढ़िए, जबकि यन जो है ना वो यस के बाएं से दूसरे स्थान बैठा है, यानी यन जो ऑलरेडी बैठ चुका है लेकिन यस के बाएं से दूसरे स्थान बैठा है। तो भाई यस को यहां रखेंगे तभी तो यस के बाएं से दूसरे स्थान पे यन बैठेगा। ये भी लाइन क्लियर हो गया। ठीक, तीसरा लाइन पढ़िए, यस के दाएं से गिनने पर यस और ओ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, यस और ओ के बीच केवल एक व्यक्ति लेकिन दाएं साइड में, तो भाई ओ को यहां बैठा दिया जाए। तभी तो देखिए यस के राइट साइड में यस और ओ के बीच केवल एक व्यक्ति, तो अभी एक व्यक्ति बैठा है, कौन बैठा है नहीं मालूम है लेकिन हम कर दिया है भाई। अगला लाइन पढ़िए, सी जो है ना वो ई के ठीक दाएं बैठा है, ई के ठीक दाएं सी बैठा है, ई ऑलरेडी यहां बैठा है तो इसके जस्ट राइट साइड किधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, सी यहां बैठ जाएगा भाई। ये भी लाइन कंप्लीट होगा। ई यहां बैठा है, यदि हम आपसे कहें कि ई का राइट साइड किधर, अभी ये केंद्र की ओर देख रहा है तो इधर ही होगा ना भाई, तो इधर कर देंगे, सी इधर बैठा देंगे। ये भी लाइन कंप्लीट होगा। अभी देखिए एक 2 बॉक्स खाली हैं। दूसरा लाइन पढ़िए, जबकि टी जो है ना वो ओ के ठीक बाएं बैठा है, यानी ओ के ठीक कौन बैठा है भाई, टी बैठा है, यानी टी यहां बैठ जाएगा भाई, है ना, बायां बाएं इधर ही है, राइट इधर है भाई। ये भी लाइन कंप्लीट होगा। अब देखिए एक बॉक्स अभी खाली, कौन नहीं बैठा है भाई अभी तक, यह सीट सी बैठ, जो आई नहीं बैठा तो आई को यहां बैठा दीजिए। ये हमारा सवाल पूरा हो गया। अब लास्ट लाइन में देखिए सवाल क्या पूछा है, आई के ठीक दाएं कौन बैठा, आई यहां पे अभी हमने लास्ट में बैठा, इसके ठीक राइट साइड में यस बैठा है भाई, यही तो बैठा है यस, आई के जस्ट राइट साइड में यस बैठा है, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्यों दोस्त बताइए, किसी प्रकार का डाउट इस सवाल को, अब आप नहीं कर पाएंगे सॉल्व, बताइए जरूर बताइएगा। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या बनेगा, एक निश्चित कूट भाषा में बेंट को 46-28 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और ईयर्स को 54-71 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या है बताइए। देखिए ई का कोड पूछा है ना, तो ई कॉमन चेक कर लीजिए। देखिए बेंट में ई है और ईयर में भी ई है, उसी प्रकार इन दोनों नंबर में देखिए कोई ना कोई जरूर भाई आपको कॉमन मिलेगा। कौन सा नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार ई दोनों में कॉमन मिला है बेंट और ईयर्स में, तो उसी प्रकार ई जो इनका दोनों कोड होगा कोई ना कोई नंबर कॉमन दिखाई देगा। कौन सा नंबर कॉमन है, तो 4 देखिए कॉमन है, तो इसमें भी 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, तो ई का कोड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 को दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 7 12 16 30 34 66 70, आगे क्या आएगा, सवाल को हल करिए।
सवाल को हल करिए मेरे दोस्त। जैसे 7 से 12 यानी +5 हुआ है, 12 से 16 +4 हुआ है, 16 से 30 डायरेक्ट भाई +14 चला गया ये तो, 30 से 34 इसमें आपका कितना हो गया भाई +4 हो गया है, 34 से 66 डायरेक्ट चला गया भाई ये तो, इसमें तो +32 हो गया। कोई लॉजिक दिख रहा है इसमें? 5 4 14 4 32 नहीं, इसका मतलब कि ये वाला मेथड इसमें नहीं लगा है, ऐड वाला, यानी इसमें कुछ दूसरा मेथड लगा है। यदि दोस्त मेरे हम ऐसे चेक करें तो 7 से 16 यदि हम एक छोड़ के करें तो 7 से 16 कितना हो सकता है, +9 करेंगे तभी भाई 16 बन सकता है। यदि हम मान के चलिए 12 से 30 का रिलेशन बनाए तो कैसे हो सकते हैं, 12 दूना 24 +6 30। अब देखिए 30 दूना 60 +6 66, तो उसी प्रकार भाई 66 दूना कितना होगा 132, 132 में 6 जोड़ देंगे तो 138 हो जाएगा। लॉजिक मिल गया भाई, सी ऑप्शन राइट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंटों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा। देखिए इसमें लॉजिक क्या लगा है, लॉजिक देखिए, ठीक है, एक सेकेंड। जैसे देखिए पहले इसको छोड़ दिया हमने, डायरेक्ट इसको देखा, 12 से 30 कैसे हम जा सकते हैं, पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 24, 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 में 6 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा। 30 से 66 बनाना है, 30 के बाद 34 को छोड़ा हमने, 30 में यदि हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, 60 में 6 जोड़ देंगे तो 66 हो जाएगा। उसी प्रकार भाई प्रश्न के हिसाब से 66 के बाद 70 को छोड़ देंगे, 66 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 132 आता है, 132 में उसी प्रकार +6 करेंगे तो कितना आएगा 138 आ जाएगा। अब सभी को समझ में आया, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यदि आप 7 का रिलेशन 16 बनाएंगे, 16 का 34 का बनाएंगे, 34 70, ये आपको नहीं करना है भाई, समय आपका वेस्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से होने वाला ये सवाल, अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से है। ठीक है, तो साथियों आप जैसे हमने छोड़ा इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए 7 से 16 यानी 7 दूना 14 + 2 16, 16 दूना 32 + 2 कर दीजिए 34, 34 दूनी 68, 68 में 2 जोड़ देंगे 70, यानी जो छोड़ा था ना उसमें 2 का गुणा करा फिर +2 कर दे रहा है, जो एक छोड़ा था उसमें गुणा 2 करा फिर +6 कर रहा है। ठीक है, चलिए दोस्त आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। वर्ड का रिलेशन 71 35 है, राइज का रिलेशन 46 58 है। तो आर का कोड क्या पूछा है, देखिए आर का कोड पूछा है तो वर्ड में आर है और राइज में आर है, यानी कि आर दोनों में कॉमन है। इसका मतलब कि इन दोनों के कोड में कोई ना कोई नंबर कॉमन होगा, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी, यानी आर का कोड क्या होगा 5 हो जाएगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये फाइनली आपका 57 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बताइए आप सभी का इन 57 क्वेश्चन में कितना स्कोर रहा, सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे, बताइए। तो उम्मीद करूं दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगे और आपने लगभग पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास किया होगा। यदि कोई भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो साथियों आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि साथी आपके लिए मेहनत बहुत हो रही है, बस आप ही को मेहनत करना है, केवल आप ही के लिए, कि आपका अधिक से अधिक स्कोर बन सके। हमारे लिए कुछ नहीं होगा भाई, केवल आपके लिए मेहनत हो रहा है, दिन रात आपके लिए मेहनत हो रही है, हर एक टाइप का क्वेश्चन क्लास में हो रहा है। ओके, तो साथियों आपकी हिदायत के लिए ही बोल रहे हैं कि आपका पेपर में अच्छा स्कोर हो और इस बार आप एक सीट कन्फर्म करें। तो साथियों डेली क्लास आपको करनी है SSC MTS एग्जाम 2026 के लिए, एक सुबह 8:30 बजे, एक शाम 7:30 बजे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्लास आएगा तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथ एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।